बात उन छात्रों की कर लेते हैं जो जल्द ही नौकरियों की तलाश में जुटेंगे। उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए लखनऊ से। लखनऊ में सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार यहां अपनी पढ़ाई में जुटे हैं। आने वाले बजट से इन्हें ये उम्मीद है कि वो इनके लिए अच्छे मौके लाएगा। 24 साल के आदेश प्रताप यूपीएससी के अनिच्छुक उम्मीदवार हैं। उनका सपना था सुरक्षा क्षेत्र में काम करने का, लेकिन नौकरियों की कमी की वजह से उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ा। देख रहा हूँ हर साल बर साल ये होता जा रहा है कि वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कम होती जा रही हैं। तो इसलिए हम लोग के छात्रों के मन में निराशा है। सरकार को हमारी जो पद खाली पड़े हुए हैं जिन पर वैकेंसियां नहीं होती हैं, जैसे कि हम देखें रेलवे अदर पीएसयूज हो गए या फिर बाकी गवर्नमेंट पोस्ट हो गई, तो उनमें सुधार करे जाएं ताकि वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा भर पाई जाए। शहर के दूसरे हिस्से में एक छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं। 28 साल के आमेंद्र की भी यही कहानी है। वो इंजीनियरिंग सेवा में होते अगर रेलवे क्षेत्र ने इंजीनियरों की नौकरियां वापस ना ली होती। 3-4 लाख रुपए मतलब कोचिंग को फीस दिए और प्रिपरेशन की 1 साल तक, और फिर क्या हुआ कि वैकेंसी खत्म हो गई और रेलवे की तरफ कोई फोकस ही नहीं। तो हम लोग को थोड़ा घर पे आके बहुत बुरा लग रहा था कि पैसा भी चला गया और लॉकडाउन लग गया। अब तो आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम जॉब ढूंढने लगे, क्योंकि लॉकडाउन था तो ऑनलाइन ही ढूंढ रहे थे जॉब, कहीं मिल जाए 2-4-5 हज़ार की। फिर हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की करना, और फ्रीलांसिंग करते रहे। तो लॉकडाउन में फिर 1 साल पूरा ऐसे ही चला गया लॉकडाउन में। तो हम फ्रीलांसिंग करते गए और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ की हमने। मतलब सपना था कि बीटेक करने के बाद इसी सेक्टर में रहेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस में जाएंगे। जब ओवरऑल उसकी वैकेंसी कंपेयर की तो ऑल ओवर इंडिया 20 से 30 वैकेंसी अभी भी जो आती हैं, 20 से 30 वैकेंसी है मैकेनिकल से। गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि हम लोग डिफेंस के सेक्टर में और जो इसरो है इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही है हम लोगों का। जो हम नई टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा हम टेक्निकल बैकग्राउंड में जितना ज्यादा हम आगे होंगे, क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा फ्यूचर में टेक्निकल चीजों की रहेगी। सूत्रों का कहना है कि इस साल के बजट में जोर स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी नौकरियों पर होगा, लेकिन नौजवान अस्थायी या गिग कर्मियों के तौर पर काम नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस समय सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स उस लेवल पे नहीं क्रिएट हो सकती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। सर, गिग इकोनॉमी में हम लोग ने ज्यादातर देखा है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दे आर ट्रीटेड लाइक दे आर लेबर। मेरे हिसाब से है कि हम लोगों को टेक्निकल सेक्टर में थोड़ा ज्यादा जो भी करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तरफ सरकार की चाह ये है कि यंग बिजनेसमैन और गिग वर्कर्स को लोन्स के थ्रू सपोर्ट किया जाए, और दूसरी तरफ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये मांग है कि इन्वेस्टमेंट टेक इनोवेशन में हो और नई जॉब्स क्रिएट करी जाएं। लखनऊ में अपने कैमरा सहयोगी विनीत के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हालत तो आपको याद होगी। आज जब वो शहरों को लौट चुके हैं तो कईयों की हालत और बदतर हो चुकी है। आर्थिक राजधानी के कई प्रवासी मजदूर बताते हैं कि पहले की तरह काम और पैसा नहीं मिल रहा। कई स्मॉल स्केल यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। मजदूर दूसरा काम सीख रहे हैं ताकि परिवार का पेट पाल सकें। बजट में क्या इनके लिए कुछ राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। 60 साल के मोहम्मद जुबैर बीते 38 सालों से मायानगरी में दिहाड़ी मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में अपने गांव गए, लौटे तो जहां मजदूरी करते थे वो कारखाना बंद हो चुका था। महीनों काम ढूंढते रहे, अब सिलाई सीख रहे हैं। 9 सदस्यों का परिवार है, कमाई आधी हो चुकी है। बहुत बेकार जो पहले कंडीशन थी वो कंडीशन नहीं है। न मार्केट में काम है और न जेब में पैसा है। 5000 का हफ्ता उठाते थे। हफ्ता उठाते थे? हफ्ता, ठीक है। अब उनकी एक कंडीशन हो गई कि 2000, 2200, 1800 एकदम आधा हो गया। हम लोग के गांव में जो है ऊंचा हार में कम से कम 50 लड़के थे जो गए हैं फिर वापस नहीं आए। अभी तक वहीं पे कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। कम जो भी बजट आवे वो थोड़ा बेहतर रहे कि हर आदमी के लिए थोड़ा आसान हो जाए। अब हम लोग जो धागा लाते थे 10 रुपए का, आज इसकी कीमत धागे के 12 रुपए है। यूपी के रफत बीते 16 सालों से मुंबई में है। चमड़ा कारखाने में काम करते थे, कोरोना काल ने नौकरी छीनी, अब ये भी सिलाई सीख रहे हैं। ऐसे कई और मजदूरों की यही कहानी है। बाहर ढूंढने पर काम नहीं, इसलिए नई स्किल सीख परिवार का पेट पाल रहे हैं। आप क्या करते थे काम? पहले तो मैं ड्राइवर था।
ऑटो ड्राइवर था, चल ही नहीं रहा था कुछ। हाँ, फिर भामला फाउंडेशन वाले ने मुझे ये करके दिया है सिलेबस, उसमें थोड़ा अब चल रहा है। तो आपको ये सीखना पड़ा? मुझे हाँ सीखे, 6-7 महीना सीखने में लगा, अब थोड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा है। कमाई हो जा रही है? अभी कमाई हो रही है। तो जितना ड्राइविंग के टाइम पे कमा पाते थे उतना कमा ले रहे हैं? उतना ही कमा रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में तो बहुत बेकार था और अभी से मतलब 50% थोड़ा ठीक हूँ मैम, कि अभी इतना कमा रहा हूँ कि घर का खर्चा चल रहा है मैडम। तो लेकिन पेशा आपने बदल लिया ना, पहले आप क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं? पहले मैं ड्राइव करता था, ड्राइविंग का काम करता था, फिर वहाँ से आया, जब लॉकडाउन से वापस गांव से लौटा तब मैं डिलीवरी मारता था, फिर जो मिलता था वो मैं काम करता था। नहीं जाते हैं तो मिलता है काम? नहीं मिलता मैडम, इसके लिए मैं होम डिलीवरी मार रहा ना मैम। 5,000 रुपये हफ्ता निकलता था, अभी ये 2023 आ गया है, उससे बदतर हो गया इसमें। अब कितना आप लोग कमा पा रहे? इसमें तो बस मुश्किल से मुश्किल निकल पा रहा, तो बस 3,000 2,000 2,500 निकल रहा है बस हफ्ते में। अब इसमें तो या हम खाएं या घर भेजें या लड़के बच्चे उसमें खाएं, ना काम चल रहा है, बस खाली बैठे हुए। आज 2 महीना हो गया, काम चल नहीं रहा, खाली बस बैठे हुए हैं बस। मतलब अभी हम लोग भाड़े वाले हैं, तो भाड़े पे जहाँ जा रहे हैं उनको भी चाहिए सब कुछ, मतलब रेंट थोड़ा भी, रेंट में जैसे वो कमी आ जाए, ये खाने की चीज़ों पे टैक्स है, बिजली की दरें इतनी महंगी हैं, इन पे सब पे किया जाए। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में 12 से 13,000 स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स थी। कोविड के बाद 2 से 2,500 यूनिट्स बंद हुई हैं, जिससे प्रभावित ऐसे कई मजदूरों की मदद कर रहे भामला फाउंडेशन का कहना है कि अगर सरकार हाथ बढ़ाए तो ऐसे मजदूरों की जिंदगी आसान हो सकती है। हर घर में इंडस्ट्री होती है, वो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि काम आना बंद हो गया मार्केट से। जब मार्केट से काम आना बंद हो गया तो सारे लेबर्स परेशान थे। तो हम जैसे एनजीओ ने, भामला फाउंडेशन आपको पता है कि बहुत माइक्रो लेवल पे काम करता है, हमने यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप किया। हमने एक 8 मशीन दी इनको। 8 मशीन में आज 16 लेबर्स काम करते हैं, एक कटिंग मास्टर है, ओवरलॉक की मशीन है। तो इनको एक रोज़गार की हमने एक ज़रिया बनाया था। ऐसा हम चाहेंगे कि सरकार हमें ऐसे लोन्स दे हमें, और कम इंटरेस्ट पे लोन दे, ताकि हम बड़ी इंडस्ट्री सेट करें। और जो लेबर्स बाहर आज भी जो आने के लिए जिनके मन में है कि हम वापस मुंबई आए काम करें, और जो काफ़ी टैलेंटेड है, आज हर कारीगर जो यहाँ पर काम कर रहा है वो कोई सिलाई में टैलेंटेड है, कोई कारपेंटर का जॉब अच्छा है, तो वो सारा टैलेंट एक साथ आए, मुंबई को आगे ले जाए। और धारावी जो एक माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है, तो इसमें टैलेंट भी काफ़ी छुपा हुआ है। उन लेबर्स को हम एक्सप्लोर करें ताकि उनका घर भी चले, उनको अच्छी लाइफ मिले, उनकी फैमिलीज़ भी अच्छी तरह चले। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। जैसे आपने ये यूनिट देखा, ऐसे करीब 2-2,500 यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स करके हमने 15 यूनिट शुरू किए धारावी में। जगह की कमी, बिजली, रेंट, महंगा ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की वजह से कई छोटी औद्योगिक इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या मुंबई से दूर नवी मुंबई, ठाणे, पालघर जाने पर मजबूर हुई हैं। ऐसे में आर्थिक राजधानी में इनके लिए घटते काम के बीच गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे नन्हे चैंपियन की जिसके सिर से जब मां का साया उठा तो 3 दिन के अंदर वो प्रैक्टिस के लिए टेनिस कोर्ट में पहुंच गया। जोश, जुनून और जज्बे की ये कहानी है 11 साल के विराज चौधरी की। देखिए। चैट जीपीटी एक जिद, जुनून और खेल का जज्बा विराज चौधरी पर बखूबी बैठता है। छोटी सी उम्र में खेलते खेलते विराज टेनिस में बड़े होते गए। इस साल नवंबर में मां नहीं रही, पर 3 दिन के भीतर 11 साल के विराज गम को भूल और सदमे से निकलकर गेम को बेहतर करने की चाहत लिए टेनिस कोर्ट में थे। 3-4 दिन बाद कोर्ट में आया था और सोचा ये था कि इतने साल खेल लिया तो फिर वो सारी मेहनत खराब जाएगी, और एक टूर्नामेंट था अंडर 19 सीबीएसई का, उसके लिए। उसमें भी आपने अच्छा किया? हाँ, सेकंड। गेम में खुद को गेम चेंजर साबित करने के लिए मेहनत जरूरी है, जो मुश्किल वक्त में भी विराज नहीं भूले। वक्त अब भी मुश्किल है, परिवार की माली हालत ठीक नहीं, पर ख्वाब देश के लिए खेलने का है और कुछ खास कर गुजरने का। आरिफ सर हैं तो थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं, बाकी तो चीजें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रखी है हमारे लिए कराना। इसके लिए मैंने आगे भी सर से बोला है कुछ हेल्प कराओ किसी से बोल के, उनके पास सोर्सिंग है, इसके चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी तो टेनिस अगर
अपने से तो खिलाना आगे की बड़ा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है मेरे लिए। कोच आरिफ ने विराज को 4 सालों से ट्रेन किया है। कहते हैं इस बच्चे में टेनिस में बड़ा मुकाम हासिल करने की तमाम खूबी है। 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और विराज ऐसा लड़का है कि जो 100 में से एक ही हो सकता है और वो बहुत अच्छा खेलता है। अभी उसको 4 साल हुए खेलते खेलते और वो इंडिया नंबर 2 है। तो खेल से लग रहा है, परफॉर्मेंस से, परफॉर्मेंस से लग रहा है कि वो बहुत अच्छा करेगा, आगे इंडिया के लिए कुछ करके जाएगा। अब तक विराज के नाम पर कई खिताब हैं और इस तरह का जज्बा देश को उम्मीद देता है और हिम्मत और हौसला भी। परिस्थिति प्रतिकूल हो, वक्त मुश्किल भरा हो, जो थकता नहीं, रुकता नहीं, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।